ओके, स्क्रीन विजुअल है आप लोगों को? जो मैं यहाँ लिखूंगा आपको दिख रहा है? आज हम बात करने वाले हैं मेंस आंसर राइट। ठीक है, देखिए आज के इस सेशन में दो बातें हैं। पहले तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है बच्चों को कि मेंस आंसर राइटिंग कैसे किया जाता है, उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये जो हमारा मेंस आंसर राइटिंग का प्रोग्राम है वो कैसे रन कर रहा है। ठीक है, सबसे पहला जो मेंस आंसर राइटिंग में बच्चों को ज्यादा परेशान करता है वो ये कि भैया इस क्वेश्चन में हमें कितना पेज लिखना चाहिए। ठीक है, आई होप आप सबको ये डाउट होगा कि जैसे अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन है आपके पास, जब 15 मार्क्स के हैं या 20 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो इसमें कितना पेज लिखना चाहिए। अब देखिए मेरा ये मानना है राइटिंग सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो एक पेज में 200 वर्ड्स लिख देते हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 250 या 300 वर्ड्स भी एक ही पेज में लिख देते हैं। तो ये आपकी राइटिंग पे डिपेंड करता है, तो इसलिए मैं आपको वर्ड लिमिट्स बता दे रहा हूँ। देखिए अगर 2 नंबर के क्वेश्चन है आपके पास, तो आप 20 से 50 वर्ड्स यानी 20 से 50 वर्ड आप अपने आंसर में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, 50 से ज्यादा जा रहा है तो मतलब आप अननेसेसरी लिख रहे हो। 5 मार्क्स के क्वेश्चन है तो मिनिमम 150 मार्क्स सॉरी वर्ड्स होने चाहिए, मैक्सिमम 200 वर्ड्स। ठीक है, सेम एज अगर 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, 10 नंबर के क्वेश्चन है, तो मिनिमम 250 वर्ड्स, मैक्सिमम 350 वर्ड्स। क्लियर? 15 मार्क्स के क्वेश्चन है तो मिनिमम 350 वर्ड्स, मैक्सिमम 500 वर्ड्स। सेम अगर आपके पास 20 मार्क्स के क्वेश्चन है तो मिनिमम 500 वर्ड्स, मैक्सिमम 750 वर्ड। समझ में आया ये? अब आपको कभी डाउट होगा, कुछ कंफ्यूजन होगा कि भैया 5 नंबर के क्वेश्चन में कितना लिखें, कितना पेज लिखें, 20 नंबर के क्वेश्चन में कितने पेज लिखें। गाइस आप लोग ना चैट बॉक्स में यस नो बता दीजिएगा, तभी मुझे क्लियर होगा आपको समझ में आया या नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, आगे बढ़े। अब देखिए पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब आपको मिल गया क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, अब आप आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दो। तो आंसर्स लिखते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ठीक है, देखिए सबसे पहले आपका आंसर कैसा होना चाहिए? आंसर शुड बी प्रिसाइज, या आप कह सकते हैं टू द पॉइंट। अब देखिए अभी मैं आप लोगों का जो डेमो क्लास की कॉपी चेक कर रहा हूँ काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपनी कॉपी में अननेसेसरी चीजें भी लिख देते हैं। ठीक है, अभी उनकी आदत है सेमेस्टर एग्जाम वाली। सेमेस्टर में क्या होता था कि भैया जितनी ज्यादा कॉपी भर देंगे मार्क्स हमें मिल जाएंगे।
लेकिन भाई यार ये जुडिशरी का एग्जाम है, यहाँ पे आपको क्वांटिटी से नहीं मतलब रखना है, क्वालिटी से मतलब रखना है। तो आपका आंसर कैसा होना चाहिए? प्रिसाइज फॉर्म में होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। आसान सी भाषा में क्या है, या तो जैसे आम जिंदगी में लोग आपसे बोलते होंगे कि जितना कम बोलोगे तुम्हारी बात का महत्व उतना ज्यादा रहेगा। ठीक है, यानी कम बोलो लेकिन वजनदार चीजें बोलो। तो आप आंसर्स पूरा पॉइंट लिखिए, थोड़ा लिखिए लेकिन परफेक्ट लिखिए। सेकंड, यूज बुलेट पॉइंट्स, यूज बुलेट पॉइंट, जहां जहां पॉसिबिलिटी हो वहां वहां आप बुलेट पॉइंट यूज करिए। बुलेट पॉइंट क्या क्या होते हैं? आपके हेडिंग्स, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स। ये क्यों जरूरी है? ये क्यों जरूरी है, हेडिंग और सब हेडिंग क्यों जरूरी? अब देखिए, आपने अपने कॉलेज में जब सेमेस्टर एग्जाम दिया होगा तो आप सिनॉप्सिस बनाते। ठीक है, सिनॉप्सिस क्यों जरूरी होता था? क्योंकि आपके दिमाग में ये था कि भैया एग्जामिनर को मेरे कॉपी में ये सारी चीजें दिख जानी चाहिए, अंदर हम पूरा रामायण लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सेम है जुडिशरी के एग्जाम में। जरूरी नहीं है जो आपकी कॉपी चेक कर रहा हो वो लॉ ग्रेजुएट भी हो। एग्जामिनर को क्या होता है, एक मॉडल आंसर मिला रहता है, वो उसी से टैली करके आपकी कॉपी चेक करते हैं। गाइस मैं ऐसा गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि ऐसा ही होता है, लेकिन जितना मैंने सुना है और जितना मैंने देखा है, एग्जामिनर को एक मॉडल आंसर मिलता है, ठीक है, उसी से वो आपकी कॉपी को चेक करते हैं। तो इसीलिए बुलेट पॉइंट जरूरी है। बुलेट पॉइंट का मतलब क्या होता है, जो भी चीजें आपसे क्वेश्चन में पूछी गई हो वो आपके कॉपी में लिखी गई। और वो आप कैसे लिखोगे? बुलेट पॉइंट में ही लिखोगे, हेडिंग्स डालोगे, सब हेडिंग्स डालोगे। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को आसानी से आपकी कॉपी में चीजें दिख जाएंगी। और एक बात याद रखिएगा, कॉपी जितनी नीट एंड क्लीन रहेगी एग्जामिनर को उतना इजी होगा आपकी कॉपी चेक करने में। एग्जामिनर जितना कम मेहनत करेगा आपकी कॉपी पे उतना ज्यादा मार्क्स देगा आपको। तो इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। अगर किसी को बुलेट पॉइंट में डाउट हो तो बता दें। मैं आप लोगों को ऐसा बता रहा हूँ कि मुझे ये उम्मीद है कि अभी आप एकदम बिगनर हैं, सब लोग फ्रेशर हैं, पहली बार आप लोग आंसर राइटिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, रिपीट करते हैं। देखिए मैंने ये बताया है, गाइस सबको मेरी वॉइस कट हो रही है? वॉइस में कुछ इशू है? इसलिए आपके में कुछ दिक्कत होगा नया, आप एक बार अपना नेटवर्क फिर से रिफ्रेश करिए। मैंने ये बताया है कि आंसर्स लिखते समय बुलेट पॉइंट का यूज जरूर करें। क्वेश्चन में जो भी चीजें पूछी गई हैं उसका आप हेडिंग जरूर बनाएं और सब हेडिंग जरूर बनाएं, कि जिससे जो भी एसेंशियल चीजें हों वो आपके कॉपी में इजिली विजिबल हो जाए। ठीक है, अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि बच्चे सेमेस्टर एग्जाम की तरह लिख रहे हैं और उनकी कॉपी उन्हें जुडिशरी एग्जाम के लेवल पे बनानी है। ये स्टैंडर्ड कैसे बढ़ेगा, या क्वालिटी ऑफ आंसर्स आपके कैसे बढ़ेंगे, या जिसको आप बोल सकते हो परफेक्ट आंसर कैसे बनेंगे? तो आप अपने आंसर्स में केस लॉ मेंशन करिए। ठीक है, लीगल मैगजीन्स का यूज करिए, लीगल टर्म्स के इस्तेमाल करिए आप। ठीक है, जैसे टीपीए वगैरह हो गया तो डॉक्ट्रिन का आप यूज करिए। और जैसे कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ज्यादा आपको इलस्ट्रेशंस देखने को मिलेंगे। तो इन चीजों का जब अगर आप अपने कॉपी में इस्तेमाल करते हो तो एग्जामिनर को ये लगता है कि भैया आपका कंसेप्ट क्लियर था। ठीक है, और अगर आपकी कॉपी में कुछ पॉइंट छूटते हैं तो ये सारी चीजें आपको प्लस में 1 मार्क्स दिलाते हैं। तो 3 बातों का ध्यान रखना है आपको। आंसर आपका बहुत प्रिसाइज होना चाहिए, प्रिसाइज का मतलब होता है टू द पॉइंट ही होना चाहिए, अननेसेसरी आपको लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, जैसा मैंने मार्किंग सिस्टम बताया कि 10 नंबर के क्वेश्चन में आपको 250 से 350 वर्ड यूज करने हैं, तो यही आपका हो गया टू द पॉइंट।
क्लियर। सेकंड, आप अपने आंसर्स में बुलेट पॉइंट का इस्तेमाल करिए। थर्ड, केस लॉज, लीगल टर्म, मैगजीन, डॉक्ट्रिन, इलस्ट्रेशन, इन सारी चीजों का इस्तेमाल करिए। अब देखिए, हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पे, कितने प्रकार के आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, ये दो तरीके, तीन तरीके के होते हैं। पहला, डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। सेकंड, एप्लीकेशन बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड, ठीक है, जिसको आप फैक्ट बेस्ड भी बोल सकते हो, फैक्ट बेस्ड। थर्ड आपका एस्से बेस्ड, ठीक है। इतने ही तरीके के क्वेश्चन होते हैं ना। चलिए, सबसे पहले हम डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चन को पूछेंगे कि भैया इसमें क्या क्या किया जा सकता है, क्या करना चाहिए। देखिए, डिस्क्रिप्टिव बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, इसको आप आराम से भाषा में समझें तो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जिसमें आपसे थ्योरी पूछी जाती है, मतलब डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि फ्रॉड क्या है, ठीक है, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्या है, क्लियर, रेस्ट जस्ट चाहे क्या है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा, आपको डायरेक्ट लिखना है, क्लियर। थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन को आप क्या बोलते हो, यूजली डायरेक्ट इन नेचर, क्लियर। इन क्वेश्चन में आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तो फोकस ऑन कीवर्ड्स, कीवर्ड्स यानी वेयर एक्ट लैंग्वेज, वेयर एक्ट लैंग्वेज। अब कीवर्ड्स होता क्या है, कीवर्ड्स का मतलब क्या है, जो वेयर एक्ट में आपकी दिए गए हैं, जो उसमें एसेंशियल चीजें हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपसे पूछ लिया गया कि भैया कंप्लेंट क्या होता है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ बता देता हूँ। क्वेश्चन में पूछा गया कि कंप्लेंट डिसाइड कर, सॉरी, कंप्लेंट डिफाइन कर। तो कंप्लेंट में कीवर्ड्स क्या क्या है। अब देखिए, आपने तो रट लिया होगा कि भैया जो भी एलिगेशन है मजिस्ट्रेट को दिया जाता है, वही सारी चीजें हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि बेयर एक्ट को कैसे तोड़ के पढ़ा जाता है, या बेयर एक्ट से जब आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं आप गलती कहाँ करते हो, तो देखिए, कंप्लेंट क्या होता है, प्रेक्षा ने बढ़िया बताया, एनी एलिगेशन, ठीक है। ये हो गया आपका पहला कीवर्ड। सेकंड, ये कैसा होता है, ओरली, ओरली या राइटिंग में, ये सेकंड हुआ, ठीक है। वेरी गुड प्रेक्षा। ये ओरली और राइटिंग किसको दी जाती है, टू मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट को दी जाती है। ये आपका थर्ड कीवर्ड हो गया, क्लियर। क्यों दी जाती है, क्यों दी जाती है, तो विद अ व्यू, विद अ व्यू टू टेक एक्शन, विद अ व्यू टू टेक एक्शन, ये आपका फोर्थ कीवर्ड्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, एक्शन, दैट सम पर्सन नोन और अननोन, ये हो गया आपका फिफ्थ कीवर्ड, ठीक है। लास्टली, बट डज नॉट इंक्लूड पीआर, यानी पुलिस रिपोर्ट, ये आपका हो गया सिक्स कीवर्ड, गेट बंद कर दो। ये हो गया आपका सिक्स कीवर्ड। तो प्रीलिम्स के लिए भी गाइस
एक बात बताना चाहूंगा, जब आप लोग आंसर राइटिंग किया करिए, या जैसा कि आपने देखा होगा अभी मैं आप लोगों के साथ टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग, तो एक एक टॉपिक को जब आप पढ़ के आंसर राइटिंग करते हो तो सेम इसी पैटर्न पे ना आप अपने नोट्स भी बना लिया करो। शॉर्ट नोट्स जो होते हैं ऐसे बना लोगे तो प्रीलिम्स में आपसे कभी गलती नहीं, ठीक है, और मेंस में भी एसेंशियल्स लिखते समय आपसे गलती नहीं, ठीक है। चलिए एक बार बता दीजिए थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, आपको समझ में आया, या किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? एनीवन? आगे बढ़े। चलिए, हाँ, तो हम बात कर रहे थे थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन में आपको कैसे लिखना है, तो डायरेक्ट कीवर्ड से इस्तेमाल करना है आपको, जैसे, और क्या करना है, चलिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने सबसे पहले क्या लिखा, इंट्रोडक्शन लिखा। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद जो लॉजिकल सीक्वेंस है, लॉजिकल सीक्वेंस जो है वो आपने लिखना शुरू कर दिया। जैसे आपने सबसे पहले हेडिंग डाला, जिसको मैं बोल रहा हूँ बुलेट पॉइंट, हेडिंग्स आपने लिखा, ठीक है। हेडिंग्स में आपने बॉडी के बारे में लिख दिया, बॉडी मतलब ये सारी चीजें, कंप्लेंट, कंप्लेंट के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो सारी चीजें लिख दिया, ठीक है। इसके बाद इसमें जो आपका सब हेडिंग्स होगा वो आप पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे, ठीक है। पहला तो ये हो गया, आपने इंट्रोडक्शन लिखा, उसके बाद बॉडी के बारे में लिखा, फिर उसमें कुछ एसेंशियल्स हैं आपने वो लिख दिया। ये सारी चीजें कैसी होनी चाहिए, तो बेयर एक्ट लैंग्वेज में ही होनी चाहिए। अब भाई कंप्लेंट की डेफिनेशन में आप अपने मन से क्या लिखोगे? बच्चे बार बार कहते हैं भैया हम अपने लैंग्वेज में कुछ नहीं यूज कर सकते हैं, लैंग्वेज। परीक्षा मैंने बताया है कि जैसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अभी हम लोग बात कर रहे हैं थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन, तो सबसे पहले आप उसका इंट्रोडक्शन लिखोगे। अब जैसे कंप्लेंट के बारे में पूछ दिया तो आप कंप्लेंट के बारे में पहले लिखोगे, थोड़ा सा बता दोगे कंप्लेंट क्या होता है। यार एसएसआई के बारे में पूछा तो थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दोगे, फिर हेडिंग डालोगे। हेडिंग में जो भी सारी चीजें डेफिनेशन में आती हैं वो सारी चीजें लिख दो, उसकी कुछ सब हेडिंग्स हों अगर तो वो लिख दीजिए। ये सारी चीजें कैसी होनी चाहिए, तो बेयर एक्ट लैंग्वेज ही होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर कुछ एक्सप्लेनेशन है तो उसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए। इससे क्या होगा, एक्सप्लेनेशन से क्या होता है, एक्सप्लेनेशन से ये होता है कि भैया आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझा हुआ है, ठीक है, इट शोज यू अंडरस्टूड वेल, ठीक है। अगर जैसे 10 नंबर के क्वेश्चन हो तो आप उसमें कंक्लूजन भी लिख दीजिए, ठीक है। सिंपल, सबसे अच्छा क्वेश्चन यही होता है, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन। चलिए एक बार बता दीजिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कुछ ऐसा जो ना समझ में आया हो? एग्जाम्पल के तौर पे इसमें क्या पूछा जाएगा, आपसे बोल दिया जाएगा डिस्कस, कुछ जैसे लिख दिया फिर लिख दिया डिस्कस, फ्रॉड लिख दिया, या फ्री कंसेंट लिख दिया फिर बोला गया डिस्कस करिए उस पे, या आपको बोल दिया गया एक्सप्लेन, ठीक है, या बोल दिया गया कोई स्टेटमेंट देके कि कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट, ठीक है। इवेल्युएट, इवेल्युएट से आप लोग काफी घबराते हैं, आपको लगता है अरे भाई ये क्या पूछ लिया गया हमसे। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 11 सीपीसी का एक्सप्लेनेशन सीक्वेंस वैसे ही लिखने हैं या रेंडमली? हाँ, सीक्वेंस में आप लिखो। सीक्वेंस में लिखने में क्या होगा, आपके लिए पहली बात तो इजी हो जाएगा और आप लंबे समय तक मेमोराइज कर लोगे चीजों, ठीक है। चलिए अब हम लोग एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पे चलें। कुछ अलग नहीं है, स्पेसिफिक सिनोनिम्स जानते हो ना,
तो वही होता है, डिस्क्राइब करिए, एक्सप्लेन करिए, एलिब्रेट करिए, डिस्कस करिए। डिस्कस में होता है कि आप थोड़ा अपना भी पीओवी देते हो। क्लियर प्रेक्षा? एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ट्रिपली एक्सप्लेन वाले में कुछ समझ नहीं आता। ठीक है प्रेक्षा, आप मुझसे पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप पे पिंग करिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं? फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपका टारगेट स्टेट दिल्ली है तो आप इन क्वेश्चन से बहुत ज्यादा रूबरू हो। ठीक है, जिसमें आपको कुछ फैक्ट दे दिया गया हो और बोल दिया गया है भैया आप अपना इस पे पीओवी रखिए। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है? इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोविजन। ठीक है, क्यों बोल रहा हूं ऐसा? गाइस, अगर आप जो फैक्ट दिया गया है उसका प्रोविजन ही नहीं समझ पाओगे तो आप कैसे ये अज्यूम करोगे, या कैसे आपके माइंड में क्लिक होगा कि ये किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है? जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ था, सॉरी अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन मतलब जैसे कि ए ने इलाहाबाद से ट्रेन पकड़ी और वो बैंगलोर तक जाते समय लखनऊ में किसी व्यक्ति का मर्डर कर देता है, लेकिन पुलिस उसे कोलकाता में गिरफ्तार करती है। तो वो कहाँ पे अरेस्ट माना जाएगा, या कहाँ पे क्राइम माना जाएगा, या कहाँ की पुलिस उसे पकड़ेगी? समथिंग लाइक दैट। ये होता है आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। इसमें जब तक आपको प्रोविजन नहीं समझ में आएगा कि भैया इस फैक्ट में हुआ है क्या, तब तक आप रिलेट नहीं कर पाओगे कि ये किस सब्जेक्ट से पूछा गया है, किस टॉपिक से पूछा गया है, या इससे कौन सा सेक्शन मैच खा रहा है, या रेलेवेंट, या ये किस सेक्शन से पूछा गया है। ठीक है, पहले आप अपना प्रोविजन इस पे समझ लीजिए। सेकंड, इसके बाद आप अपने ही दिमाग में पॉइंट्स बना लीजिए, प्रेजेंट योर पॉइंट्स कि भैया ये प्रोविजन है तो इसमें ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं, ये सेक्शन इस पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब आंसर स्टार्ट करने के पहले आप फैक्ट समझ लीजिए पूरा, अंडरस्टैंड द फैक्ट। ठीक है, रेलिवेंट रेलिवेंट इश्यूज जो है वो सोच लीजिए। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं क्वेश्चन मिलते ही थोड़ा सा आराम से पहले उसे पढ़िए। 1 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, जितना आपको टाइम लगता है उस पर टाइम दीजिए। आप लोग क्या करते हो, क्वेश्चन मिला और बड़ाहट में आंसर्स लिखना स्टार्ट कर देते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, समझ लीजिए अच्छे से, फिर दिमाग में 10 सेकंड के लिए उसको फटाफट रिवाइज कर लीजिए, या फ्रेम कर लीजिए कि आपको ऐसे ऐसे लिखना है। इससे क्या होगा, आपकी कॉपी में गलतियां कम होंगी। मैं टेलीग्राम पे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ काफी सारी कॉपियां, आप लोग देख लीजिएगा। बच्चे एक पेज में 10-12 जहां कट कर देते, एग्जाम जहां आप ऐसे किए या ऐसे किए, एग्जामिनर रेड पेन से वहां सर्किल कर देगा। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, एग्जामिनर यहाँ पे सर्किल किया, आपका माइनस मार्क यहाँ फिक्स हो गया। अब आप कितना भी अच्छा केस लॉ लिखे हो, कितना भी अच्छा वहां पे सब कुछ एक्सप्लेन किए हो, लेकिन आपके मार्क्स तो डिडक्ट हो जा रहे हैं ना। तो इसलिए इन बातों का आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। परीक्षा वो प्रैक्टिस से ही आएगा। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ने के बाद पहले दिमाग में चीजों को फ्रेम कर लीजिए। मैंने यहाँ बोला ना, अंडरस्टैंड द फैक्ट। फैक्ट को समझिए, क्या रिलेवेंट इशू है उसको अपने दिमाग में एक बार लिख लीजिए। अब ऐसे क्वेश्चन में, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में क्या करना है आपको, एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन में क्या करना है, एंटायर प्रोविजन, जो भी प्रोविजन है उसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन इंटायर प्रोविजन इन ब्रीफ। ठीक है, क्लियर? और सबसे ज्यादा जो बच्चों के साथ गलती होती है,
वो क्या है कि भैया आपका जो फोकस है वो हिल जाता है। कहाँ से हिल जाता है? ऑपरेटिव पार्ट, मतलब इसमें ऑफेंस कौन सा हुआ है या इसकी लायबिलिटी कहाँ पे होगी। क्लियर? चलिए इसको आसान सी भाषा में भी समझ लेते हैं। हो सकता हो आप पहली बार समझ रहे हो तो थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो रहा है। जैसे सपोज फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास, या इसको आप कह लीजिए प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें आपको करना क्या है? सबसे पहले रेलिवेंट रेलिवेंट प्रोविजन समझना है। समझने के बाद दिमाग में आपको फ्रेम कर लेना है, ठीक है, कि ये सारी चीजें मैं लिखूंगा। और ये जो रेलिवेंट प्रोविजन है इसको आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब इसी में देखिए कभी कभी आपको किसी स्टेट में ना केस लॉ भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, केस लॉ से रिलेटेड। फिर उसके बाद इसकी रीजनिंग लिखनी है। रीजनिंग का मतलब क्या? जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, एक व्यक्ति इलाहाबाद से निकलता है, लखनऊ जाता है, कोलकाता में किसी का मर्डर कर देता है, बेंगलोर में पहुंचता है, तो ये क्या हुआ? रीजनिंग। रीजनिंग को कैसे एक्सप्लेन करना है? रेलेवेंट केस लॉ के साथ। जब आप रीजनिंग एक्सप्लेन कर रहे हो कि भैया इसने यहाँ ये क्राइम किया है और इस सेक्शन के हिसाब से ये पनिशमेंट होनी चाहिए, तो फिर आप एक केस लॉ वहां पे लिखिए और बता दीजिए इस केस लॉ के तहत या इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था, ठीक है। एंड इसके बाद आप अपना कंक्लूजन लिख दीजिए। जैसे ही आपने रीजनिंग वहां पे एक्सप्लेन की, एक्सप्लेन करने के बाद केस लॉ लिखिए, केस लॉ से जो भी रिलेवेंट प्रोविजन उससे मैच खाते हैं वो लिख के फिर आप कंक्लूजन अपना लिख दीजिए, ठीक है। चलिए एक बार बता दीजिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ ऐसा जो ना समझ में आया हो? एनीवन? आगे बढ़े। 2-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन को कैसे लिख, आइए। अब जैसे एक से लेके 3 नंबर के जो भी क्वेश्चन, 1 to 3 मार्क्स के आपके पास जो भी क्वेश्चन आ रहा है, इसको आप डायरेक्ट स्टार्ट करिए। डायरेक्ट स्टार्ट विद इशू, जो इशू है उसी के साथ स्टार्ट करिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, कुछ हेडिंग्स वगैरह बहुत ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है, केस लॉ लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट इशू को लिख, ठीक है। इशू को लिखने के बाद एक लीगल बैकग्राउंड दे दीजिए। लीगल बैकग्राउंड दे, इसमें कोई जरूरत नहीं है आपको इंटायर प्रोविजन एक्सप्लेन करने के लिए। नो नीड टू एक्सप्लेन इंटायर प्रोविजन, ठीक है। 1 से 3 नंबर के जो भी क्वेश्चन हो आप इशू से स्टार्ट करिए, लीगल बैकग्राउंड देके आंसर्स को फुल स्टॉप कर दीजिए। क्लियर? यही क्वेश्चन आपका अगर 2 नंबर और ऐड हो जाए, 5 नंबर का हो जाए, तो आप क्या करोगे? आपको इसमें जो प्रोविजन है, जो प्रोविजन होता है उसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। प्रोविजन जो है पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना है। इसमें आप स्किप क्या कर सकते हो? तो पहले इसमें ईशान का क्वेश्चन है कि सर इसमें पहले इशू के बाद लीगल बैकग्राउंड इसकी करेंगे ना। हाँ भाई, जो इशू होता है उसको पहले लिखते हैं,
उसके बाद उसमें लीगल बैकग्राउंड देते हैं ना। ठीक है, अब जैसे मुझे अपना नाम बताना होगा या मुझे अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना होगा, तो मैं पहले ये बताऊंगा ना कि मेरा नाम सत्यम शुक्ला है। फिर उसके बाद बताऊंगा कि मैं लॉ का स्टूडेंट था पहले, अभी मैं लॉ का मेंटर हूँ जुडिशरी के लिए, बच्चों को मेंटर करता हूँ। ये सारी चीजें मतलब अपना बैकग्राउंड मैं बाद में बताऊंगा, पहले अपना नाम बताऊँ। क्लियर? हाँ, क्या बात कर रहे थे हम लोग, 5 नंबर के क्वेश्चन में क्या क्या करना। तो भैया कंप्लीट प्रोविजन आप एक्सप्लेन कर दीजिए, इसमें क्या स्किप करना है। देखिए, ये बहुत जरूरी चीज, एक जुडिशरी या यूपीएससी की तैयारी में आपने काफी सारे डायलॉग भी सुने होंगे या सीनियर से भी आपने सुना होगा कि भैया ये एग्जाम क्रैक करने में सबसे ज्यादा आपको अप्रोच लगाना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, मतलब अननेसेसरी चीजों से बचना है। ठीक है, आप अननेसेसरी चीजें हटा दिए तो मतलब जो आपके पास बची है वही आपके काम की है, उसी पे मेहनत कर। तो सेम ऐसे आंसर राइटिंग में क्या नहीं करना है वो जान लो, फिर सारा खेल खत्म। क्या स्किप करना है, आपको इंट्रोडक्शन स्किप कर देना है, क्योंकि इंट्रोडक्शन लिखोगे फिर आपके जो वर्ड्स लिमिट है वो इंक्रीज कर जाएंगे। इंट्रोडक्शन मत लिखिए, डायरेक्ट प्रोविजन से स्टार्ट करिए, थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। चलिए, एक बार बता दीजिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कुछ ऐसा जो ना समझ में आया हो। एनीवन? सबको समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप कर दीजिए या चैट बॉक्स में बता दीजिए। ओके, इम्प्रूव कैसा होगा आंसर? यार देखो, आंसर राइटिंग जो होती है ना, ये मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस से ही आपकी है। चलिए, ये भी एक टॉपिक ले लेते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव जो आंसर। तो पहली बात, रेगुलर प्रैक्टिस। रेगुलर या तो कह लीजिए डेली प्रैक्टिस। डेली प्रैक्टिस, डेली आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप एक ही आंसर्स लिखिए लेकिन डेली लिखिए। ठीक है। सेकेंड, बेसिक चीजें जो आपको ध्यान में रखना है, रीड क्वेश्चंस वेरी केयरफुल। क्वेश्चंस को बहुत ही ज्यादा ध्यान से आपको पढ़ना। ठीक है। थर्ड, स्टे अपडेटेड विद केस लॉस। केस लॉस से हमेशा थोड़ा अपडेट रखो। वैसे भी लीगल बैकग्राउंड से हैं तो आपको केस लॉ से अपडेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी कभी लिखते लिखते टॉपिक भूल जाते हैं, उस टाइम क्या करना है? पूजा, डेली प्रैक्टिस। डेली प्रैक्टिस और रिवीजन। डेली प्रैक्टिस और रिवीजन, ये प्रीलिम्स के लिए भी। सर अगर वर्ड लिमिट दिया हुआ है तो ज्यादा लिखना जरूरी है, या जो लोग ज्यादा लिख देते हैं तो मार्क्स में कोई फर्क आता है? नीतू, वर्ड लिमिट्स जब आपको बताए गए हैं तो इसका मतलब उस वर्ड लिमिट्स में आपके कंटेंट जो होंगे वो इनफ हो। अगर आपको बोला गया है 250 से 350 वर्ड लिमिट्स होनी चाहिए, तो कितना डिफर है आपका? 100 वर्ड, 100 वर्ड्स का डिफरेंस है। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम में। अगर आप 350 से ज्यादा लिख रहे हो तो मतलब आप अननेसेसरी चीजें लिख रहे हो। ठीक है, तो अननेसेसरी चीजों से लिखने से थोड़ा बचिए। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको ना टाइम लिमिट भी देखना है, आपके पास टाइम की कमी है। आप एक क्वेश्चन पे 10 मिनट दे रहे हो, दूसरे क्वेश्चन पे आप 5 मिनट दे रहे हो,
तो ये नाइंसाफी होगी, आपका पेपर जो है ना वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा देखो। तो इसलिए वर्ड लिमिट्स होते हैं। बच्चों के साथ दिक्कत क्या होती है, लास्ट ईयर यूपी के पेपर में काफी सारे ऐसे बच्चे थे जो एक क्वेश्चन पे इतना टाइम देती, उनका ये था कि पहला आंसर ना बहुत परफेक्ट लिखेंगे, पहले आंसर को दूसरे आंसर को इतना परफेक्ट लिखने के चक्कर में वो चले गए कि पेपर वो पूरा अटेम्प्ट कर ही नहीं पाए। हमें तो ऐसा करना नहीं है, हमें तो पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। पूरा पेपर नहीं अटेम्प्ट करेंगे तो फिर आप कितना भी अच्छा लिख दोगे कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, चलिए। और फोर्थ, जब भी आप आंसर्स लिखिए डेली उसका इवैल्यूएशन करिए या कराइए, डेली उसका इवैल्यूएशन करिए या कराइए, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या आपको आपकी कॉपी में सुधार करना है। सर पैरा फॉर्म में ही लिखते हैं ना या फ्लो चार्ट लिखना है? आप पैराग्राफ में लिखने वाली चीजें पैराग्राफ में ही लिखो, जो उसके एसेंशियल चीजें हैं उसको आप थोड़ा सा फ्लो चार्ट बना सकते। सेक्शंस को पैरा फॉर्म में एक्सप्लेन करो तो रट्टा टाइप लगता है, बट डायरेक्टली एसेंशियल चीज सर सेक्शन को परीक्षा आई थिंक मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपका क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हो। हाँ, ग्रामेटिकल एरर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपकी कॉपी में, ठीक है, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत मार्क्स कटते हैं। और लैंग्वेज के पेपर में तो भाई साहब मार्क्स मिलते ही नहीं। चलिए ठीक है, मैं एक बार आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि अभी जो हमारा मंडे से आंसर राइटिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है उसमें क्या क्या चीजें हैं, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है उनको तो पता ही है। देखिए, ये आपका होगा सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज, और हर सब्जेक्ट को हम लोग टॉपिक वाइज कंप्लीट करते हैं, टॉपिक वाइज। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ कि सपोज अगर हम मंडे से कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट से कहीं से भी क्वेश्चन आपको पिक करके दे दिया गया और आपसे बोला गया आप आंसर करो, ऐसा नहीं होगा। हम लोग प्रिलिमिनरी से स्टार्ट करेंगे, ऐसे ही सारे टॉपिक कवर करते 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 लास्ट टॉपिक पेमेंट प्लेस तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सेम यही पैटर्न जो होगा, प्रोसीजर होगा, वो सभी लॉ सब्जेक्ट से साथ होगा। क्लियर गाइस, एडवर्टीजमेंट कैसे किया जाता है मुझे पता नहीं है, तो इसलिए मैं बस इतना ही बता सकता हूँ कि हमारे आंसर राइटिंग या मैं आपको आंसर राइटिंग कैसे गाइड करता हूँ। तो ऐसे डेली मॉर्निंग में आपको टॉपिक मिलेगा, टॉपिक से जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो मिलेंगे। आपको क्या करना है, पूरे दिन में इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। इन केस टॉपिक में आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझसे डीएम करके पूछ सकते हो, ठीक है। टॉपिक को पढ़ने के बाद आप जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसे अटेम्प्ट करिए, अटेम्प्ट करने के बाद बिफोर 7 PM आप मुझे मेल करेंगे या सेंड करेंगे, फिर मैं आपकी कॉपी इवेलुएट करके, या जिसको बोलते हैं चेक करना, आपकी कॉपी चेक करके आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। मुझे लगेगा आपकी कॉपी में ज्यादा दिक्कत है तो मैं आपकी कॉपी में लिख दूंगा, और या तो आपके व्हाट्सएप पे वॉइस नोट पे एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर मुझे लगेगा आपकी कॉपी बहुत ज्यादा गलत है तो मैं अपने लिखे हुए आंसर या इस बैच में जितने भी बच्चे हैं उनकी जो सबसे अच्छी आंसर्स होंगी वो आपके साथ शेयर करूंगा, मतलब सैंपल आंसर आपको शेयर किए जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि काफी टाइम बच्चों को आप बताइए कि आपसे यहाँ गलती हो रही है, बच्चे समझ भी जाते हैं कि गलती हो रही है, लेकिन उसे सही कैसे करना है वो नहीं समझ पाते हैं। तो जो सैंपल आंसर होता है इन्हीं सारी चीजों में आपका हेल्प करता है, ठीक है। बाकी कोई तकलीफ कोई परेशानी होगी तो आप बता दीजिएगा। सर जो शाम 7 बजे तक का टाइम रहता है सबमिट का, वो रात तक एक्सटेंड हो सकता है क्या ईशान, आपको कोई इशू है, मतलब आप प्रैक्टिस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, अगर ऐसा कुछ होगा तो आपके लिए टाइम एक्सटेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू पूजा। चलिए सेशन को यहाँ पे एंड करें। थैंक यू नेहा।
किसी को और कुछ पूछना है? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? थैंक यू सो मच। थैंक यू नेहा। थैंक यू शरद। थैंक यू अनुराधा। थैंक यू नीतू। चलिए ठीक है। थैंक यू प्रेक्षा। चलिए, अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आया। बाकी किसी को और कोई दिक्कत? या निधि श्योर, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं देख लूंगा दीदी आपको क्या दिक्कत है, मैं बता दूंगा। सर माई क्वेश्चन। और प्रेक्षा आई थिंक आपके क्वेश्चन ऊपर चले गए हैं, आप एक बार मुझे व्हाट्सएप पे फिर से पिंग कर दीजिएगा। ठीक है। ओके। चलिए ठीक है, सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।